नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री वशिष्ठ अकेडमी की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो भूगोल के क्षेत्र में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आधारभूत सिद्धांत माना गया है। इसके आधार पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी की क्रियाएं, यहाँ तक कि महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे जो मूल बल कार्यरत है, उसकी भी वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकी है। बात करते हैं सिद्धांत की पृष्ठभूमि की कि किस पृष्ठभूमि पर यह सिद्धांत तैयार हुआ। तो दोस्तों याद रखना है कि 1955 में सबसे पहले कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का यूज किया था और पूरा चुंबकत्व और सागर नितल प्रसरण जैसे सिद्धांत आए थे। इन सिद्धांतों में जो प्रमाण प्रस्तुत किए, उन प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागर के नितल भी प्रसारित हो रहे हैं, एक दूसरे से टूटकर दूर खिसक रहे हैं। इन सभी ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधार तैयार किया और अंततः आती है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना, जिसे 1962 में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हैरी हेस कौन थे, इनके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में डिटेल में बताया, तो आप हैरी हेस के बारे में अगर जानना चाहते तो सिद्धांत को देखिएगा, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। जो सिद्धांत हैरी हेस ने 1962 में प्लेट टेक्टोनिक के तौर पे दिया, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय 1962 में मॉर्गन को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले सिद्धांत में बात करेंगे कि इस सिद्धांत में हम लोगों को किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, अर्थात क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी है क्या। फिर बात करेंगे कि इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटों की गति कौन सी है, इन गति का कारण क्या है और गति के फलस्वरूप कौन से प्लेट किनारों का निर्माण होता है। फिर बात करेंगे प्लेटों के प्रकार की कि प्लेट कितने प्रकार की हैं और अंततः निष्कर्ष में हम इस सिद्धांत के महत्व की बात करेंगे कि इस सिद्धांत का महत्व क्या है और इसके आधार पर किन किन चीजों की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम पहले बिंदु की बात करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। दोस्तों जब हम प्लेट शब्द की बात करेंगे इस सिद्धांत के अंतर्गत, तो प्लेटें क्रस्ट का ही टूटा हुआ खंड है। जो हमारा क्रस्ट है वो कई खंडों में, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया है। इन्हीं टुकड़ों को, इन्हीं चट्टानी स्वरूप को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट दुर्बल मंडल पर तैरते हैं। जब तैरते हैं तो क्षैतिज और लंबवत गति करते हैं, तो इन क्षैतिज और लंबवत गति को ही हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। तो दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो बोलेंगे कि जो प्लेट्स हैं वो दुर्बल मंडल पर तैरती हैं, क्षैतिज और लंबवत गति करती हैं, इसे ही हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्लेटों के निर्माण की कि इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ, तो दोस्तों याद रखना है हैरी हेस ने कहा कि जो क्रस्ट है उसके नीचे दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहां पर उठती हैं संवहनीय ऊष्मीय तरंगे। ये संवहनीय ऊष्मीय तरंगे कंटिन्यू ऊपर की तरफ आती हैं और क्रस्ट के निचले हिस्से में टक्कर करती हैं। इस टक्कर के फलस्वरूप दबाव लगता है और इस दबाव के चलते क्रस्ट का निचले हिस्से में जो हिस्सा कमजोर होता है वहां से टूट जाता है और टूटने के बाद प्लेटों का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसी बल से, संवहनी तरंगों के टक्कर से, दबाव से जो क्रस्ट है वो कई खंडों में, कई टुकड़ों में टूट गया है, ये याद रखना है। तो प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ, तो बोलेंगे संवहनी तरंगों की लगातार होने वाली टक्कर से क्रस्ट का निचला हिस्सा टूटा है, तभी प्लेटों का निर्माण हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं प्लेटों की गति की। जब प्लेटों की गति की बात करते हैं तो याद रखना है कि प्लेटें स्थायी नहीं हैं, प्लेटें गति करती हैं। इनकी दो प्रकार की गतियां हैं, एक है क्षैतिज गति और दूसरी है लंबवत गति। गति अर्थात संचलन। तो प्लेटें दो प्रकार से गति या संचलन करती हैं, क्षैतिज या लंबवत। इनकी गति के पीछे की यदि हम कारण की बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने दो कारण यहां पर हम लोगों को बताए हैं, मतलब हैरी हेस ने दो कारण बताए हैं। एक तो उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को इसका एक वजह बनाया है कि पृथ्वी का घूर्णन जो होता है इसकी वजह से, और दूसरा यहां पर बताते हैं संवहन तरंगे। जो संवहन तरंगे हैं ये और पृथ्वी का घूर्णन, दो आधार बताए हैं
इसके पीछे हैरी हेस ने अपने सिद्धांत में इन प्लेटों के खिसकने के लिए। दोस्तों एक एक करके इन पर बात करते हैं कि प्लेटों की गति के क्या कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवहन तरंगों की। तो ये पहले ये जानना जरूरी कि संवहन तरंगे हैं क्या। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि पृथ्वी में क्रस्ट के नीचे और मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो है वो तरल सेमी लिक्विड अवस्था में मिलता है, जहां पर गर्म मैग्मा है। इस मैग्मा के प्रभाव से ही संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्थर होम्स। इन्होंने 1928-29 में बताया था कि स्थल मंडल जो है, क्रस्ट जो है, उसके नीचे संवहन धाराएं जो होती हैं वो विद्यमान होती हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति के पीछे वो बताते हैं कि जो रेडियोधर्मी खनिज होते हैं, न्यूक्लियर जो खनिज हैं आपके, वो न्यूक्लियर खनिजों के ताप वृद्धि और दाब वृद्धि के कारण विखंडन से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा की मात्रा लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो आसपास की जो चट्टानें होती हैं, जो शैल होती हैं, वो पिघल जाती हैं। पिघल कर वो मैग्मा में बदल जाती हैं, लावा में बदल जाती हैं। और जैसे ये मैग्मा या लावा में बदलती है तो यहां से ऊष्मीय संवहनीय धाराएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब जिस एरिया में ये ऊष्मीय संवहन धाराएं चलना प्रारंभ होती हैं उसे कहा है आर्थर होम्स ने हॉट स्पॉट। और जहां ये हॉट स्पॉट से संवहनी धाराएं निकलती हैं उसे बोला गया है प्लूम। तो आर्थर होम्स ने कहा कि दुर्बल मंडल में खनिज विखंडन के परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, आसपास की चट्टानें पिघल जाती हैं, संवहनीय धाराएं चलने प्रारंभ हो जाती हैं, जिन्हें आर्थर होम्स प्लूम कहते हैं। और जिन एरिया में धाराएं प्रवाहित होती हैं उसे हॉटस्पॉट कहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन हॉटस्पॉट से जो संवहनी धाराएं ऊपर की तरफ उड़ रही हैं वो नीचे से क्रस्ट को टक्कर दे रही हैं। उस टक्कर से जो क्रस्ट है वो टूट रहा है कुछ इस प्रकार से कि ये क्रस्ट का निचला हिस्सा है, यहां से संवहनी धाराएं उठती हैं, इसको टक्कर देती है, टक्कर से ये टूट जाता है और टूट के दो विपरीत दिशा में इन धाराओं के साथ मूव होने लगता है, दो विपरीत दिशाओं में प्रवाह होने लगता है। इसके कारण ही कहीं ना कहीं प्लेटों की क्षैतिज जो गति हो रही है वो हो रही है। कौन कहता है ऐसा? ये कहते हैं आर्थर होम्स साहब। इसके पहले यदि हम सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने वहां पर एक बार और आपको बताया था कि ये जो पूरी व्याख्या ये तो आर्थर होम्स की है, जिसने संवहन तरंगों की उत्पत्ति के बारे में बताया और बाद में हैरी हेस ने इसको प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ दिया। लेकिन हैरी हेस ने अपने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में स्थल मंडल के नीचे जो आपका दुर्बल मंडल है उसके पीछे क्या बताया था कि भाई दो गतियां, जो आपकी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसका जो जो अंदर का इंटरनल पार्ट है वो भी घूमता है। और चूंकि हर एक चीज के घनत्व में अंतर है तो तीनों जो आपके आधार हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों की गति में अंतर होता है। और ये जो डिफरेंशियल मोशन होता है, जो गति होती है अलग अलग, क्रस्ट और मेंटल में गति अलग अलग होने के कारण घर्षण होता है और तापमान बढ़ जाता है। तो एक तापमान बढ़ने का, दुर्बल मंडल में जो टेम्परेचर ज्यादा है उसका एक कारण ये भी है। दोनों ही चीजें सही, आप दोनों ही चीजों लेकर चलेंगे। एक तो ये कि डिफरेंशियल मोशन, क्रस्ट और मेंटल की स्पीड में अंतर जिसके कारण घर्षण होता है, घर्षण के कारण टेम्परेचर बढ़ता है और दुर्बल मंडल बनता है। और इसी जगह पर रेडियोधर्मी खनिजों के विखंडन के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है और दुर्बल मंडल कहीं ना कहीं अस्तित्व में आता है, जहां पर संवहनी धाराएं चलती हैं, संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं, टकराती हैं क्रस्ट के निचले भाग से, क्रस्ट को तोड़ देती हैं और दो विपरीत दिशा में जो टूटा हुआ भाग है, जो प्लेट्स हैं, वो मूव करती हैं। इसे ही हम कहते हैं प्रवाह प्लेटों का। दूसरा कारण ये बताते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति। ये बोला गया है कि जो अंदर का पार्ट है वो दुर्बल मंडल है, वो तरल अवस्था में है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है तो दो बल कार्यरत होते हैं। एक बल को और नाम दिया हैरी हेस ने केंद्र प्रसारी बल, जिसमें कहा गया है कि केंद्र प्रसारी बल जब लगता है तो ध्रुवों की जो चीजें हैं वो भूमध्य रेखा की तरफ खींची आती हैं, तो जिसके कारण भूखंड भी खींचे आए हैं। और दूसरा बोलते हैं हैरी हेस कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो पश्चिम से पूरब की तरफ जब पृथ्वी घूम रही है तो पूर्व से पश्चिम में बल लगता है और जो प्लेट्स होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ खिसकने लगती हैं। तो ये दो कारण बताए हैं
किसने? हैरी हेस ने अपने सिद्धांत में, जिनके चलते प्लेटें खिसक रही हैं। एक संवहनीय धाराएं, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति में केंद्रापसारी बल, और पश्चिम से पूरब की तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो पूरब से पश्चिम की तरफ लगने वाला बल, जिसके माध्यम से भूखंड पश्चिम की तरफ खिसके। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो इलाका है ये पश्चिम की तरफ खिसके हैं। तो हैरी हेस ने क्या कहा है कि जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ खिसकती है तो इधर की चीजें इधर साइड मूव होती हैं। इसी कारण से ये दोनों भाग जो हैं वो पश्चिम की तरफ खिसकते हुए आज की स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि जब प्लेटें खिसकती हैं तो कितने किनारे बनते हैं। तो प्लेटें जब खिसकती हैं तो इन प्लेटों से 3 किनारों का निर्माण होता है। 3 किनारे कौन कौन से? एक होता है अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा या अपसारी प्लेट किनारा क्या है? जब प्लेटें दो विपरीत दिशा में गति करती, इस प्रकार से जब प्लेटें गति करेंगे दो विपरीत दिशा में तो उसे हम कहेंगे रचनात्मक या अपसारी प्लेट किनारा। इनको हम अभी अगले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर ये पर्टिकुलर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता तो आप उसको कैसे देखेंगे। दूसरी जो किनारा है वो होता है विनाशात्मक किनारा या अभिसारी प्लेट किनारा। तीसरा किनारा होता है संरक्षी किनारा या रूपांतरण भ्रंश प्लेट किनारा। तो ये 3 किनारे बनते हैं जब प्लेट्स मूव करती हैं, विस्तृत होती हैं। तो एक एक करके इन तीनों प्लेट किनारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रचनात्मक प्लेट किनारे या अपसारी प्लेट किनारे में। हैरी हेस कहते हैं कि दो जो भूखंड हैं वो जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इसे अपसारी प्लेट किनारा कहेंगे। इस किनारे में जब दो भूखंड दो विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो इस दरार से धरातल के अंदर का मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकल के यहां पर जम जाता है। इसके कारण एक नए भूखंड की रचना होती है। जब नए भूखंड की रचना हो रही है बीच में मैग्मा के आने से, देखो एक भूखंड इधर खिसक गया, एक इधर खिसक गया, बीच में दरार हो गई, इस दरार में लावा आके जम गया, लावा के जमने से यहाँ पर एक नया क्षेत्र बन गया। इसका मतलब नए क्षेत्र की रचना हुई है, इसलिए इस किनारे को रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, जिससे मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से खिसक रहा है। यहां पर भी आप देखें कि देखो एक किनारा इधर, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। यहां से लावा जो होता है वो ऊपर की तरफ आके यहां जम जाता है, इसके जमने से कटक का निर्माण होता है, मतलब नई रचना हुई है भूखंड की, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और दोनों तरफ जा रही है इसलिए अपसारी प्लेट किनारा कहते हैं। तो पहला किनारा क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेट किनारे की, जिसको बोला जाता है विनाशात्मक या अभिसारी प्लेट किनारा। ये ऐसा प्लेट किनारा है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे की गति में आती हैं, दोनों एक समान गति करती हैं। एक प्लेट इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है और दोनों में टक्कर होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं समान दिशा में तो दोनों में टक्कर होती है। जब टक्कर होती है तो इसके कारण कोई ना कोई भाग जो होता है वो खत्म हो जाता है, इससे किसी न किसी क्षेत्रफल का अंत होता है, इसीलिए इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। और चूंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं इसलिए इसको अभिसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसमें कि जब दो प्लेटें आती हैं तो एक प्लेट भारी हो सकती है और एक प्लेट हल्की होगी। जो प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट को अपने ऊपर उठा लेती है और नीचे क्षेपित हो जाती है। जरा इस चित्र में देखो कि एक प्लेट यहां से आ रही है, दूसरी प्लेट यहां से आ रही है। जो हल्की वाली प्लेट है वो ऊपर रह जाएगी और जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे जमीन में धंस जाती है। जैसे नीचे धंसेगी तो नीचे क्या है? हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है कि नहीं है? है बिल्कुल। तो ये प्लेट जैसे ही नीचे जाती है तो यहाँ जो दुर्बल मंडल का टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर जाके ये प्लेट मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और जैसे पिघलती है तो वहां पर ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होने लगती हैं और ज्वालामुखी बन जाते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्यों बनते हैं यहां पर? जैसे कि आप प्रशांत महासागर और यूरेशिया की प्लेट की बात करेंगे तो दोनों में टक्कर होती है, तो दोनों की टक्कर के कारण एक प्लेट नीचे धंस रही है। इसके धंसने के कारण जो प्लेट नीचे धंस गई है वो हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो जाती है, लावा बढ़ जाता है और ज्वालामुखी की क्रिया के कारण तटीय द्वीप जो होते हैं वो बनने लगते हैं।
दूसरी बात जो होती है वो ये समझना है कि जब ये दोनों प्लेटें टक्कर करती हैं तो इनके टक्कर के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बल लगता है। उसके कारण जो धरातल की ऊपरी चट्टानें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, जिसके कारण निर्माण होता है मोड़दार पर्वतों का। जैसे यहां देखिए, एक प्लेट यहां और ये दोनों प्लेटों का टक्कर हुआ, जिसके कारण बनते हैं क्या? मोड़दार पर्वत। तो जहां पर भी ये दोनों प्लेटों के किनारे होंगे, विनाशात्मक किनारे होंगे, जहां दोनों प्लेटें टक्कर करेंगी, वहां पर बनेंगे मोड़दार पर्वत। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे भारत का हिस्सा और यूरेशिया का ऊपर का हिस्सा जो है, हमारे भारत की जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, वो उत्तर में जा रही है, यूरेशिया प्लेट यहां है। इन दोनों के बीच में टक्कर के कारण क्या बना? मोड़दार पर्वत, हिमालय। तो हिमालय पर्वत का निर्माण भी कहां हुआ है? अभिसारी प्लेट किनारे पर, जहां पर भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उन दोनों के बीच में टक्कर हुई है और बीच में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विनाशकारी या अभिसारी प्लेट किनारा, जिसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के कारण कहीं ना कहीं भारी प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाती है तो पिघल जाती है, पिघलने के कारण मैग्मा की मात्रा बढ़ती है और ज्वालामुखी क्रिया होती है इस प्लेट किनारे पर। दूसरी बात, टक्कर के कारण जो बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लगता है, उस फोर्स से धरातल की ऊपरी चट्टानें मुड़ जाती हैं, जो मोड़दार पर्वत होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरी बात है कि जब हम अभिसारी प्लेट किनारे की बात करेंगे तो ये तीन प्रकार की होती हैं। जब महाद्वीप और महासागर की प्लेट की टक्कर हो, मतलब एक तरफ महाद्वीप की प्लेट हो, दूसरी तरफ महासागर की प्लेट की टक्कर हो, तो एक किनारा इसमें बनता है महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का संचलन। दूसरा होता है जब दोनों प्लेटें महाद्वीप महाद्वीप की हो, मतलब यहां पर देखें कि दोनों प्लेटें, ये भी महाद्वीप की प्लेट है, ये भी महाद्वीप की प्लेट है, दोनों में जब टक्कर होती है तो इसको महाद्वीप महाद्वीपीय संचलन कहेंगे। और तीसरा होता है महासागर महासागर की प्लेटों का संचलन। मतलब अभिसारी प्लेट किनारे में कितने प्रकार का संचलन है? तीन प्रकार का। जब महाद्वीप की और महासागर की प्लेट का हो टक्कर, जब महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेट हो, और जब दोनों प्लेटें महासागर की हो। तो ये तीन प्रकार का संचलन हमें अभिसारी प्लेट किनारे में देखने को मिलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे प्लेट किनारे का, जिसको हमने बोला है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा जो है, इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना एक दूसरे के सामने आ रही हैं, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल, या तो दोनों एक दिशा में जाएं या दोनों इस दिशा में पैरेलल आए, इस प्रकार से, या एक इधर जाए और एक इधर आए, जैसे भी हो, लेकिन वो कैसे गति करती हैं? समांतर गति करती है। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करेंगी, जिससे ना तो कोई नया भाग बनता है और ना ही किसी भाग का विनाश होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो नया भाग बनेगा, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के टक्कर करेंगी तो कोई भाग खत्म होगा, लेकिन जब दोनों प्लेटें पैरेलल चलती हैं तो ना तो कोई भाग बनता है और ना ही कोई भाग खत्म होता है। इसीलिए इसे संरक्षी प्लेट किनारा कहते हैं। क्लियर? लेकिन जहां पर संरक्षी प्लेट किनारा होता है वहां पर घर्षण बहुत ज्यादा होता है। दोनों प्लेटें जब ऐसे मूव करती है ना, तो घर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो इस घर्षण के कारण इस क्षेत्र में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो याद रखना है कि भूकंप सबसे ज्यादा इस प्लेट के किनारे पर आते हैं और धरातल में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इस घर्षण के कारण कोई सा भाग धंस जाता है, कोई सा भाग उड़ जाता है, तो ब्लॉक पर्वत होते हैं, भ्रंश घाटियां होती हैं, वो सभी इस प्रकार के प्लेट किनारे के आसपास बनती हैं। इसलिए इसे भ्रंश प्लेट किनारा भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तीन प्लेट किनारों का निर्माण होता है प्लेटों की गति के कारण। हमने देखा कि प्लेटें दो गति करती हैं, क्षैतिज गति और लंबवत गति। गतियों के कारण तीन प्लेट किनारे बनते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके विशेष बिंदु के बारे में बोलेंगे। तो याद रखना कि प्लेट कोई स्थायी लक्षण नहीं होता है, इनके आकार और आकृति बदलती रहती है। आकार कैसे बदलता है? कोई प्लेट यदि नीचे धंस जाती है, पिघल जाती है, तो वो छोटी हो जाती है। वैसे ही इस ज्वालामुखी की क्रिया के कारण कहीं पर नया भाग बनता है तो प्लेट का आकार बढ़ता भी जाता है। तो इनका आकार और आकृति बदलती है, स्थायी नहीं होते। कोई भी प्लेट टूट भी सकती है या फिर दो प्लेटें जुड़ भी सकती हैं, ये भी हो सकता है। क्लियर? और जितने भी विवर्तन की हलचल होती है वो कहां पर होती है? प्लेटों के किनारे पर होती है। जहां पर ये प्लेटों के किनारे होंगे वहीं पर सारी की सारी हलचल होती है, भले वो भूकंप की हो या ज्वालामुखी की हो, कोई भी क्रिया जो होती है वो यहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अंत में बात करते हैं प्लेटों के प्रकार की। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पूरी पृथ्वी जो है, पूरा क्रस्ट जो है,
वो प्लेटों से ढका हुआ है। और जो प्लेटें हैं वो कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की प्लेटें होती है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी प्लेटें होती है महासागरीय प्लेट। जो महाद्वीपीय प्लेट हैं उन पर 7 महाद्वीप अवस्थित हैं और महासागरीय प्लेट जो है वो 5 महासागर अवस्थित हैं। जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो स्थलीय भाग हैं और जो महासागरीय प्लेट हैं वो जलीय भाग हैं। जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो हल्के पदार्थों से बनी हैं, हल्के पदार्थों से बनी हैं और इस प्रकार से ऊंची हैं। मोटाई महाद्वीपीय प्लेटों की ज्यादा लेकिन हल्के पदार्थों से बनी हुई है, ये याद रखेंगे। और महासागर की जो प्लेट होती है उनकी नीचाई कम है ना, गहराई के कारण यहां तक पानी भरा जाता है तो इनकी जो मोटाई है वो कम है। तो ये कम मोटी हैं लेकिन ये भारी पदार्थों से बनी है। जो आग्नेय चट्टानों के इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होते हैं, भारी तत्व जो होते हैं, उनसे बनी हुई है महासागरीय प्लेट और हल्के पदार्थों से बनी है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट ऊंची होती है और महासागरीय प्लेट हल्की होती है ना, मतलब नीची होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि भले ये मोटी हैं और ये प्लेटें पतली हैं लेकिन दोनों के पदार्थों में अंतर है। ये हल्के पदार्थों से और ये भारी पदार्थों से बनी है, इसलिए इनका जो वजन होता है वो लगभग बराबर होता है। याद रखना इनका वजन जो होता है वो लगभग बराबर होता है। लेकिन ये ज्यादा क्षेत्र को घेर रही है और देखो ये कम क्षेत्र को घेर रही है। अब जो ज्यादा क्षेत्र को घेरेगी उसमें घर्षण ज्यादा होगा इसलिए वो धीमा खिसकेगी, और जो कम क्षेत्र को घेरती है वो घर्षण कम झेलती है इसलिए तेज खिसकती है। इसका मतलब ये कि महाद्वीप की जो प्लेट है वो ज्यादा क्षेत्र को घेरने वाली होती है, ये ज्यादा घर्षण को झेलती है इसलिए ये धीमी खिसकती है। अर्थात 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से महाद्वीपों की प्लेट खिसक रही हैं और वहीं कम क्षेत्र को घेरने वाली, कम घर्षण को झेलने वाली महासागर की जो प्लेट है वो तेज खिसकती हैं। अर्थात 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष महाद्वीपों की गति से महासागर की प्लेटों की गति लगभग डबल है। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से महासागर की प्लेटें खिसक रही हैं। यदि हम महाद्वीपों की प्लेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट तौर पर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, अमेरिकन जो प्लेट है, ये सारी प्लेट, ये अमेरिकन प्लेट बाय डिफॉल्ट यहां आ गया है, बाकी अमेरिकन प्लेट भी कैसी प्लेट है, ये महाद्वीप की प्लेट है। ठीक है, तो प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटों की यदि हम बात करते हैं तो यूरेशियन जिसमें यूरोप और एशिया की प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट जिसमें उत्तरी अमेरिका भी आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका भी आ जाता है। और महासागर की प्लेट की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की प्लेट और हिंद महासागर की प्लेट इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं। मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेट कहां कहां किस किस प्रकार से विस्तृत है। देखो यूरेशियन प्लेट, देखो ये पूरा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है जिसमें एशिया का भाग भी आता है और यूरोप का भाग भी आता है। प्रशांत महासागर यहाँ है, देखो रशिया का पूर्वी भाग है, भारत का क्षेत्र जो होता है पूरा यहाँ से आया, तो ये पूरा हिस्सा यूरेशियन प्लेट का हो गया। ये पूरा हिस्सा यहाँ तक देखेंगे तो ये आपकी प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, इसका ये पूर्वी किनारा और ये पश्चिमी किनारा होता है प्रशांत महासागर का। ठीक है, यहाँ पर याद करेंगे तो ये हिंद महासागर की प्लेट हो जाती है इधर पूरी, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्लेटों का मैप है जहां पर आप देखेंगे कि प्लेट कहां कहां है। ठीक है, तो ये प्रमुख प्लेट्स हैं जिसमें प्रशांत महासागर की प्लेट है ना, भारतीय प्लेट की बात कर लेंगे जिसको भारतीय ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित प्लेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अरबी प्लेट बोलेंगे, अरबियन प्लेट जो है पूरा, इसका भी एक पूरा विस्तृत भाग है। इधर उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका की प्लेट है। तो इंपॉर्टेंट ये सारी प्लेट हैं जो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा मध्य अटलांटिक कटक, यहाँ पर बीच में ये डिवाइड है तो एक भाग जो है वो इधर खिसक रहा है, एक भाग इधर खिसक रहा है, जिसके कारण बीच में अटलांटिक में एक कटक बना हुआ है। तो इस मैप में सारी इंपॉर्टेंट प्लेट्स दी गई जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इधर साउथ में देखेंगे तो अंटार्कटिका की प्लेट अलग से साउथ में है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्लेट्स का चित्र है जिसको आपने देखा है। अब बात करते हैं इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के महत्व की। तो दोस्तों याद रखना है कि जितने भी धरती पर भूकंप हैं, जितने भी ज्वालामुखी हैं या फिर हम पर्वतों के निर्माण की बात करते हैं, तो इन सभी की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकी है इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर ही। दूसरी बात यह थी कि पहले अल्फ्रेड वेगनर ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि भाई प्लेटें खिसक रही हैं, मतलब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। लेकिन महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे उन्होंने जो बल बताया था, जो ऊर्जा बताई थी, जो शक्ति बताई थी, उसका वो
सही अर्थ में वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक होते हुए भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो था उसकी वैज्ञानिकता में कमी आ गई थी। लेकिन इस महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे जो मूल बल काम कर रहा था, उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं रहस्य जो है वो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर खोला जा सका है। मतलब कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने इस महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे का जो बल था वो भी बताया। तो कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो वैज्ञानिक आधार दिया है वो भी प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर ही हम लोग समझ पाए हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने इस सृष्टि में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के आधारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही बोल सकते हैं आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, भूगोल का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों, भूगोल के तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट जो हमने देखे हैं लास्ट 3 लेक्चर में, वो कहीं ना कहीं आपको परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में अगले थ्योरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।